अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी खसूसी बेंच जिसके सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उसने सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद उनके कत्ल के हवाले से सुओ मोटो अज़ खुद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। आज की पहली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को तलब कर रखा था, और आज जो सबसे अहम हुक्म जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी बेंच की तरफ से, उसके मुताबिक अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की FIR काटने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर अरशद शरीफ के कत्ल की FIR काटने का हुक्म दिया है, और इसके साथ ये भी कहा है कि वजारत दाखिला ने जो एक तफसीली रिपोर्ट देनी थी, जो हकायक अभी तक इकट्ठे किए गए हैं वजारत दाखिला और FIA के अहलकारों की तरफ से जो कीनिया गए थे, उनकी एक इब्तदाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बरहमी का इज़हार किया कि 43 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई भी तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश नहीं की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुताबिक वो इंतज़ार कर रहे थे कि यह हकायक से मुतल्लक ये तफसीली रिपोर्ट कब आएगी, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी इंकशाफ किया कि उनकी मालूमात के मुताबिक 600 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अलावा एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गई है, और उस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा इस बेंच पे जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं। और आपको ये भी बताएं कि आज चीफ जस्टिस ने तलब किया सेक्रेटरी दाखिला को, और सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि जो तफसीली रिपोर्ट है वो वफाकी हुकूमत को मौसूल हो चुकी है, मगर अभी तक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये रिपोर्ट नहीं देखी, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि जो मुल्क के मुंतज़म आला हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट देखने की मोहलत दी जाए, उन्हें वक्त दिया जाए, और जब वो ये रिपोर्ट देखेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वजीर आज़म को क्या जरूरत पड़ी है, एक रिपोर्ट तैयार है, क्या वो रिपोर्ट में तब्दीली करना चाहते हैं, वो रिपोर्ट क्यों देखना चाहते हैं, और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर क्यों नहीं फराहम की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुक्म दिया कि अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लक 600 सफ़ात पर मुश्तमिल वजारत दाखिला की और हुकूमत की तैयार करदा रिपोर्ट को भी कल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाए। तो ये आज की अहम खबरें हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट काशिफ अब्बासी, जो अरशद शरीफ के कोलीग भी रहे हैं ARY में। काशिफ, बहुत शुक्रिया। आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई को? 5 रुकनी बेंच जो है उसने कल तक FIR काटने का भी हुक्म दिया है, रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जो वफाकी हुकूमत के पास तफसीली रिपोर्ट जमा हो चुकी है। तो आप इस सारी कार्रवाई को, आज की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, शुक्र है 42 दिन बाद FIR तो होगी। जब वो जिंदा था उसके ऊपर 16 FIR थे, और उसकी शहादत के बाद एक FIR नहीं कटी इसकी। आज जो जज साहब ने कहा कि अगर FIR नहीं तो इंक्वायरी किस बुनियाद पे हो रही है, हम तो काफ़ी अर्से कहते हैं कि FIR तो काट दें इसकी, ताकि कोई रिकॉर्ड तो हो कि आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई जो भी केस बाद में बनेगा। लेकिन देखें, शुरुआत है, वील हैव टू टेक इट वन डे एट ए टाइम, कि हम जो रिपोर्ट आएगी उसमें देखते हैं कि क्या वो तमाम सवाल जो हम काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं उसका जवाब उसमें है। उसको पाकिस्तान से निकलना क्यों पड़ा, उसके खिलाफ FIR क्यों काटी गई। मैंने तो सुना कि जो मुद्दइयों को बुलाया गया था उसके ऊपर जो FIR के मुद्दई थे, तो उस दिन जिस दिन बुलाया था उस दिन तो कोई नहीं आया था, बाद में कोई गया हो उसके बारे में मैं नहीं जानता, जो इंक्वायरी कमेटी ने बुलाया था। सो मुद्दई गायब हो गए हैं, उसको दुबई से किसने निकलवाया, किन सर्कमस्टांसेस में निकलवाया गया, क्यों उसको केन्या जाना पड़ा। ये तो आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से मुताल्लिक आपको तसल्ली है कि इस मामले में कोई उम्मीद आपको लग रही है कुछ होगा? क्योंकि काशिफ, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कमीशन बने हैं। हामिद मीर कमीशन में भी 3 सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और उसके बाद सलीम शहजाद कमीशन, जस्टिस साकिब निसार थे सुप्रीम कोर्ट के जज। तो अब क्या आपके ख्याल में मुख्तलिफ होगा? ये कमीशन तो नहीं, एक बेंच है, तो क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखिए, एक तो तवक्को तो ये है कि जो सब अगेन मैं ये कहूँगा, देखें जिस तरह रिपोर्ट है, बुनियादी चीज़ें तो शुरू अब हुई। 42 दिन बाद कोई FIR होगी, कोई रिपोर्ट पब्लिक होगी। आज भी अपने अटॉर्नी जनरल का जवाब सुना,
आपने अटॉर्नी जनरल का जवाब सुना, ऐसा लग रहा था कि वो शायद रिपोर्ट पहले एग्जामिन होगी, फिर देखा जाएगा इसको जमा कराना या नहीं कराना, जो कि हमेशा से पाकिस्तान में जो कमीशन की रिपोर्टें आती हैं उसका यही होता है, उसमें कोई सेंसिटिव मामला होते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा अगर सेंसिटिव है तो इनको इन कैमरा कर लें। मेरा तो ख्याल है उनको भी पब्लिक होना चाहिए। क्या इतना क्या सेंसिटिव हो सकता है जिसको आप पब्लिक नहीं कर सकते? एक जर्नलिस्ट को केनिया में मारा गया है, उसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है, तो अब सारे इदारे भी खुद भी मानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कह चुके हैं। सो ये बात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि साजिश के तहत मारा गया है। अब जो उसके किरदार हैं उसका उनको तो सामने आना चाहिए, इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं होनी चाहिए। बट अगेन आई एम सेइंग टेक एवरी डे एज ए न्यू डे। देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के अंदर जो हालात और वाकयात हम जानते हैं, जो हम बता रहे हैं पिछले 20-30-40 दिन से कि किस वजह से उसको जाना पड़ा, क्या वो सारे एड्रेस होते हैं, वो किस किस से मिले हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए। उसके बाद देखते हैं कि मैंने एक छोटी सी बात की थी, वो लॉबी है ना जिसमें अरशद ठहरा हुआ था होटल में, उसकी फोटोज निकाल के ले आते, पता चल जाता उसे मिलने कौन गया था दुबई में, किसने उसको वहां से निकाला है, किसने उसको अल्टीमेटम दिए 48 घंटे के, किसने यहाँ पे FIR कराया। 48 दिन के बाद वो लॉबी की फुटेज भी अब तो नहीं रही होगी होटल्स में। तो मुझे लगता है कि उनका जो मैकेनिज्म होगा शायद ज्यादा दिन का होगा, क्योंकि ज़ाहिर है 5 स्टार होटल्स हैं या बड़े होटल्स हैं, उनका मुझे लगता है ज्यादा होगा। लेकिन यानी दिस आंसर सेइंग वो जी उन्होंने दी नहीं, इज नॉट अ गुड इनफ आंसर। अच्छा काशिफ, ये बताएं कि ये FIR में मुद्दई किसको होना चाहिए? जाहिर बात है अरशद की वालिदा हैं जिन्होंने खत भी लिखा चीफ जस्टिस को, तो आप की क्या तवक्को है कि अरशद की वालिदा मुद्दई होंगी, और वो जो FIR कटवाएंगी आपके ख्याल में वो FIR किसके खिलाफ होगी और होनी चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अगर उनकी वालिदा का आप सुनेंगे वो किसके खिलाफ करवाएंगी, तो वो तो देखो वो उसकी वालिदा है और वो उन तमाम हालात से पहले भी गुजरी और बाद में भी गुजरी अरशद की शहादत के बाद। तो उनका गुस्सा तो अपनी जगह होगा, उनका गुस्सा बहुत सारे लोगों पे है। सो अब अगर उनकी मुद्दत में FIR होती है तो देखें, एक वालिदा है जिसका बेटा गया है, जिसका दूसरा बेटा गया है, आखिरी बेटा था उनका वो गया है। मैं आई कांट प्रीएम्प्ट कि वो किसका नाम देंगी, देखते हैं। अगर उनकी मुद्दत में होती है तो आई होप शी स्पीक्स अ माइंड। क्योंकि यहाँ पे तो साबिक वज़ीर आज़म जो FIR कटवाना चाह रहे थे वो FIR भी आज तक नहीं कटी, तो सुप्रीम कोर्ट से हम क्या तवक्को कर सकते हैं? उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया FIR काटी जाए, तो क्या ये नामालूम अफराद के खिलाफ काटी जाएगी जैसा कि पहले साबिक वज़ीर आज़म के केस में हो चुका है? और क्या ये पुलिस मुद्दई बनेगी इसमें? क्या आप समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए ये तो मैं FIR देखते हैं तो रियासत मुद्दई बनती है इस केस में, या वालदा को की मुद्दत में मुकदमा होगा कि वो जिस तरह मुझे मुश्किल लगता है। देखिए जैसे आपने इमरान खान साहब की FIR का जिक्र किया कि वो वहाँ पर भी वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म की हद तक तो ठीक है, इससे आगे ना जाए। आई थिंक मुझे लगता है कि रियासत खुद ही मुद्दई बनेगी और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा होगा। मुझे ये लगता है कि मुकदमा कत्ल का तो शायद मुश्किल हो, क्योंकि कत्ल तो इस मुल्क में हुआ नहीं, बट दैट कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर जो है उसका मुकदमा तो असल में ये है कि साजिश किसने की है। इट्स अ कंस्पिरेसी जिसको आप ढूंढ रहे हैं ना, तो आई थिंक इट्स अ कंस्पिरेटर्स जिनको आपको ढूंढना है। काशिफ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक FIR कटवाई भी है और उनके कहने पे इमरान खान के केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे रियासत खुद मुद्दई बन गई और पुलिस ने वो FIR काट दी और नामालूम बल्कि एक मुल्ज़म जो पकड़ा गया था उसके खिलाफ काट दी है। तो आपको लग रहा है कि अब भी वही होगा जो पहले हुआ है? देखिए इट्स टू अर्ली, लेट्स नॉट प्रीएम्प्ट व्हाट हैपेंस। 24 घंटे का टाइम, आज का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि FIR काटी जाए, देख लेते हैं किसके खिलाफ काटे। अच्छा, ये जो हुकूमत के पास रिपोर्ट आई है और आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने वो रिपोर्ट देखी नहीं है, तो ये आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं देख पाई? क्या उनकी ये तरजीहात नहीं है? नाम तो लेते हैं वो अपनी तकरीरों में, हर जगह ख़त भी लिख देते हैं, लेकिन इतनी अहम रिपोर्ट और बकौल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अगर वो 600 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, तो अभी तक हुकूमत ने उस रिपोर्ट के ऊपर मज़ीद कार्रवाई भी कोई नहीं की और सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं भेजेगी? आपको क्या लगता है? देखिए अब ये आई कांट, अगेन मैं ये तो नहीं कह सकता क्यों नहीं भेजेगी, पर अभी इसको एग्जामिन तो हो चुके होना चाहिए था लीगल ब्रांच की तरफ से। जो लोग भी वज़ीर आज़म के बिहाफ पे 600 सफ़े प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं पढ़ने ज़ाहिर है, लेकिन ये रिपोर्ट एग्जामिन हो चुकी होनी चाहिए थी, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी होनी चाहिए थी। इसमें ये द वे जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ने कहा जनाब वो एग्जामिन करेंगे फिर देखेंगे, और उसमें सेंसिटिव मैटर्स का भी जिक्र है कि क्या हो सकता है कोई ऐसे सेंसिटिव पोर्शंस हो जिसको शायद हुकूमत ये चाहती हो कि उसको ना पब्लिक किया जाए, ये भी देख लेते हैं। ये 24 घंटे ना, ये तो सारा कुछ अब जो FIR में क्या होगा, रिपोर्ट कब सुप्रीम कोर्ट में आएगी, उस रिपोर्ट में क्या है,
اب یہ تو اگلے 24 گھنٹے میں تو پتہ چل جائے گا صاحب. آپ تو یہ توقع کر رہے پرائرٹی ہیں کہ حکومت کی نہیں ہے یہ. ویسے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پرائرٹی ہے کہ دیکھیں یہی وہ حکومت تھی, مطلب یہ دیکھیں میں یہی ایف آئی آریں کاٹ کے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے اے آر وائی کے خلاف, ارشد کے خلاف. کیا بتائیں, کیا بولیں ان کو جی. تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایف آئی آر جو ہے وہ سازش کی کٹے گی, قتل کی کٹے گی؟ کیونکہ یہ واقعہ کینیا میں ہوا ہے اور آج سیکرٹری خارجہ اسد مجید بھی آئے ہوئے تھے, جن کو دیکھ کے چیف جسٹس نے کہا آپ تو پہلے ہی بڑی مشہور شخصیت ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا کینیا کے حکام جو ہیں وہ تمام شواہد, ایویڈنس اور گواہان کو پاکستان کے کمیشن کے سامنے, اگر کمیشن بنتا ہے, پیش کرنے پہ راضی ہوں گے؟ کیا آپ کی امید ہے؟ دیکھیں ابھی جو انکوائری کمیٹی گئی ہے نا, جو ادھر انکوائری کمیٹی کے کیس میں ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کمیشن بھی اگر بن گیا تو ایسا ہی کچھ ہوگا. پہلی چیز جو زخمی پولیس والا تھا بقول ان کے, اور ان کے بہت سے جو ظاہر ہے جو مسٹیکن آئیڈینٹی, اندر سے گاڑی سے فائرنگ ہوئی, یہ جو آرگیومنٹس تھے, جو یہ آرگیومنٹس تھے اس جس پولیس والے کو انہوں نے پیش نہیں کیا. رپورٹ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس, ان کی طرف سے نہ کوئی رپورٹ ہے, نہ کوئی ان کی انکوائری رپورٹ ہے. اچھا, آخر میں یہ بتا دیں, کیا کمیشن کی جتنی رپورٹیں, حامد میر کمیشن, حیات اللہ خان اور دوسری رپورٹیں, ان کو پبلک کرنا چاہیے؟ سب کو پبلک کرنا چاہیے. آپ کس چیز کو چھپانا, آپ نے اس دور میں آپ کیا چھپا سکتے ہیں؟ اس دور میں کچھ بھی چھپانا مشکل ہے, مگر اس کے باوجود بہت کچھ پاکستان کی حد تک چھپ جاتا ہے اور بہت کم چھپ پاتا ہے. یہی وہ المیہ ہے جس سے پاکستان کی صحافت اور پاکستان کی میڈیا کی صنعت گزر رہی ہے. آج سے پہلے بھی صحافی قتل ہوتے رہے ہیں, ان کے اوپر بھی کمیشن بنتے رہے ہیں, اور سب سے اہم جو حیات اللہ خان کمیشن بنا تھا 2007 میں, جو حیات اللہ خان کی شہادت ہوئی تھی, قبائلی علاقے کے ہمارے ایک صحافی تھے, اس کمیشن کی سربراہی پشاور ہائی کورٹ کے ایک سابق جج نے کی تھی. انہوں نے جو رپورٹ تیار کی تھی, حکومت کو جمع کرائی تھی, وہ رپورٹ آج تک کسی حکومت نے منظر عام پہ نہیں لائی. مگر مجھے بطور صحافی مجھے یہ ایک موقع ملا تھا اس رپورٹ کو دیکھنے کا, سابق وزیر داخلہ رحمان ملک مرحوم کی اجازت سے, اور اس رپورٹ میں جو الفاظ تھے وہ ابھی تک میرے ذہن میں گونجتے ہیں, اور وہ الفاظ یہ تھے کہ جو فوجی افسران کو طلب کیا گیا تھا, وزارت دفاع نے حکم دیا تھا ان افسران کو کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوں, وہ افسران پیش نہیں ہوئے تھے, اور انہوں نے وزارت دفاع کے احکامات کی حکم عدولی کی تھی. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے خود دیکھے اور پڑھے, اور وہ رپورٹ آج تک خفیہ رکھی گئی ہے حکومت کی طرف سے, اور وہ بھی منظر عام پہ نہیں آئی. اور اس کے بعد اسی سپریم کورٹ میں سلیم شہزاد کمیشن, جس کی سربراہی جسٹس ثاقب نثار کر رہے تھے, جو بعد میں چیف جسٹس بنے, اس کمیشن کی رپورٹ بھی آئی, وہ بھی بے نتیجہ رہی, اور ثاقب نثار بھی اپنی رپورٹ میں معلوم نہ کر سکے کہ سلیم شہزاد کے قاتل کون ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حامد میر کمیشن بنا, جو کہ کراچی میں ہونے والے حامد میر کے اوپر حملے جو 2014 میں ہوا تھا, اس حملے کی تحقیقات ہوئی. انور ظہیر جمالی, جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس اقبال حمید الرحمان پر مشتمل 3 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ, جو ایک طویل عرصہ تحقیقات کرتا رہا, اور اس میں بطور گواہ, بطور وٹنس بھی پیش ہوا, مگر اس رپورٹ کو بھی آج تک منظر عام پہ نہیں لایا گیا, کسی حکومت نے نہیں لایا. جنرل مشرف کے بعد سے جتنی حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو, چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو, ان تینوں حکومتوں کو اتنی ہمت نہیں پڑی, اتنی ان کو جرت نہیں ملی کہ وہ ان رپورٹوں کو منظر عام پہ لا سکتے. اور آج جو مگرمچھ کے آنسو یہ تمام سویلین اور سیاسی حکومتیں بہاتی ہیں, ان آنسوں کے پیچھے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج جو بھی حکومت ہے, چاہے کل عمران خان کی تھی, آج شہباز شریف کی ہے, ان میں سے کوئی بھی حکومت آج بھی حامد میر کمیشن کی رپورٹ کو, حیات اللہ خان کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ نہیں لاتی. اور پھر ان کی تقریریں سنیں, ان کے شعر سنیں اور ان کی باتیں سنیں, تو لگتا ہے کہ شاید آزادی رائے کے یہ سب سے بڑے چیمپئن ہیں. اب حال ہی میں جو سپریم کورٹ نے اب اشود کارروائی کی ہے, اگر اس کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کم از کم, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں بہت سے ہم نے ڈائلاگ سنے,
बड़े बड़े मुकालमा बाज हमने देखे हैं, यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशनें देते हैं और हमेशा हुकूमत पे बराह रास्त तनकीद करके वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है। मगर मेरे अपने मामले में जो मेरे अगवा और तशद्दुद का केस था, मुझे शायद उस पर बात नहीं करनी चाहिए, आज तक कुछ नहीं हुआ और ये सारे मुकालमे हम पहले भी सुन चुके हैं। तो बज़ाहिर एक किस्म का तमाम इदारे और जो हुक्मरान हैं वो एक हद तक एक पेज पर हैं और उस पेज से वो आगे पीछे नहीं होते और सहाफ़ियों के साथ जो भी जुल्म और सितम हो रहे हैं वो भी जारी हैं। आज इस मौजूदा बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट का बना, हमने देखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस एजाजुल एहसन एक अलग से एक बेंच का हिस्सा हैं जो सहाफ़ियों को हरासा करने और उनको धमकियां देने के हवाले से बनाया गया था। वो बेंच भी आज तवील अरसे से नाकारा हुआ है और उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती और किसी किस्म का कोई अहकामात जो हैं उस बेंच से भी नहीं आते। तो मुख्तसर ये है कि अगर माजी में सहाफ़ियों पे किए गए कातलाना हमले और उनके कत्ल के हवाले से हुकूमतों ने संजीदगी का मुजाहरा किया होता और उनके हवाले से पहले से मुकम्मल शुदा अदालती कमीशन की रिपोर्टों को कम से कम मंजर आम पे लाया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता और हमारे साथी सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद जो हैं शायद उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करने की किसी को हिम्मत या ज़रूरत ना होती। अब उम्मीद है कि अब की बार जो मौजूदा बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट का, ये कम से कम अज खुद या फिर किसी एक ऐसे अदालती कमीशन के ज़रिए अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात करवाएगा कि जिसमें कुछ हिम्मत वाले, कुछ अखलाकी जुर्रत वाले और कुछ बहादुर जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान और हत्ता के सहाफ़ी भी शामिल होंगे। मतियुल अजान, MJ TV से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।